नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, जो एक ड्राफ्ट था जिसको अप्रूवल मिल चुका है। इसको बहुत महत्वपूर्ण दिन क्यों बोला जा रहा है, क्यों इसको बोला जा रहा है कि ये एक ड्रास्टिक चेंज है, एजुकेशन रिफॉर्म्स है बहुत बड़ा, इसमें क्या-क्या ऐसा इंक्लूड किया गया है, इन्हीं सब को लेके आज का ये वीडियो है, इसको हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल ज्ञान पात्र को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें व अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो दोस्तों, जैसे आप ये देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ हेडलाइन है कि कैबिनेट अप्रूव द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड एचआरडी मिनिस्ट्री रीनेम्स एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो एक दो न्यूज़ आज बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री जिसको बोलते थे, उसको दोबारा पुनः एजुकेशन मिनिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया है, मतलब नाम चेंज कर दिया गया है। और उसके साथ साथ कैबिनेट ने द न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है, जिसके पैनल को लेड कर रहे थे इसरो के फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन, उनके द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया है। ऐसा इसमें क्या खास है, क्या इसमें बिग गोल हैं एजुकेशन के लिए, स्कूल के लिए इसमें क्या है, और हायर एजुकेशन के लिए इसमें क्या पॉलिसी, इन सब को लेके मैं आज 3 सेक्शन में इसमें बात करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं बिग शॉट, जिसको मैंने बिग शॉट बोला, मतलब कॉमन इसमें क्या इंक्लूड किया गया। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो मौजूदा जिन्होंने अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम जो पढ़ रहे हैं, इसका जो फ्रेमवर्क है उसको तैयार किया गया था 1986 में, और उसको एक बार रिवाइज किया था 1992 में, और 1992 के बाद ये लटका पड़ा है, ना इसको रिवाइज किया गया ना कुछ किया गया। और दोस्तों, आपको खुद भी पता है कि 1992 और 2020 में अब ज़मीन आसमान का अंदर आ चुका है। मैं कह सकता हूँ लगभग 30 सालों में टेक्नोलॉजी ने इतना ड्रास्टिक चेंज ला दिया है कि एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 1986 उसको ज़रूरत होने की बहुत बड़ी नीड थी, उस समय की मांग थी, जिसको मैं बहुत वेलकम करता हूँ कि सरकार ने देर आई, मैं कहूँगा 2014 के बाद 16-17 तक होना चाहिए था, लेकिन दुरुस्त आई। अब इसमें क्या चेंज है कि अब जो पढ़ाई होगी हमारी, वो उसका जो नेचर होगा वो होलिस्टिक होगा। मतलब होगा कि आपको एक सेपरेशन करके नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको एज अ होल एक कंबाइंड एक पैकेज के तौर पे पढ़ाया जाएगा, जिससे क्या है ना कि आप उसके जो मल्टीपल एंगल समझ सके एजुकेशन का। उसके साथ साथ आपका जो स्ट्रीम होगा, जो मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, ये नहीं कि आप एक ही स्ट्रीम में चले जाएं, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, आप ले सकते हो, क्योंकि हर चीज़ एजुकेशन का जो एक ताना बाना होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। उसके साथ साथ है 3 और इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ पॉइंट। पहला पॉइंट है कि जो ई कोर्स हैं अब वो रीजनल लैंग्वेज में डेवलप किए जाएंगे, जिसको एक जो आईटी मद्रास का एक पूरा प्रोग्राम देख रहा है। वर्चुअल लैब का डेवलपमेंट होगा। अब वर्चुअल लैब से आप ये समझ सकते हैं, जैसे आप देखिए, आप कुछ केमिस्ट्री का कोई एक थ्योरी को समझना चाहते हैं, अब एक लैब का प्रैक्टिकल लेते हैं, आप तो इसमें यूट्यूब में जाते हैं, यूट्यूब भी अपने आप एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो उसी तरीके से एक वर्चुअल लैब का भी गठन किया जाएगा, जो लैब्स होंगी वर्चुअल तौर पे होंगी। उसके साथ साथ नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का भी गठन किया जाएगा। जो ये पॉलिसी है ना, इसका एक मिशन है कि जो लिटरेसी और बेसिक न्यूमरेसी उस पर बहुत फोकस करेगी, कि अब इसका जो जो हमारा लिटरेसी गिनने का तरीका है, लिटरेसी नापने का तरीका, वो भी मेरे हिसाब से बदलने वाला है। उसके साथ साथ एक परख परख हिंदी का वर्ड है परख परख करके एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा, जो क्रिएट करेगा एसेस द स्टूडेंट का जो असेसमेंट एस्टिमेट है वो उसको क्रिएट करेगा। एक तरीका मेरे हिसाब से ये डाटा बैंक हो सकता है। अब हम लोग आते हैं स्कूल को लेके। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से स्कूल में अब मैं मेरा ये पढ़ के मेरा वैसा मन लगा कि मैं दोबारा स्कूलिंग मेरी स्टार्ट हो जाए, बचपन में चले जाऊँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले तो क्या है कि जो हमारा करिकुलम है अब वो कोर कॉन्सेप्ट पे वर्क करेगा, ना कि आपको फालतू का सब कुछ पढ़ाया जा रहा है जिसका ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ, हमारे कंप्यूटर में जब आप पढ़ते हैं एसएस क्लास में, तो फ्लॉपी डिस्क ये वो ठीक है, आप पढ़ाओ फ्लॉपी, लेकिन उस पर बहुत फोकस कि रटो फ्लॉपी डिस्क कितने इंच की होती है, कैसी थी। ये सब पुराना हो चुका है, इतिहास हो चुका है, हम लोग को जानने की क्या ज़रूरत है। तो कोर कॉन्सेप्ट पे अब फोकस किया जाएगा, ना कि जो फालतू का जो गार्बेज है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। उसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन, जो वोकेशनल एजुकेशन का मतलब हम आज के ज़माने 9th या 11th वगैरह बच्चे समझते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसको क्लास 6 से उसको इंटीग्रेट, उसको सम्मिलित किया जाएगा। उसके साथ साथ अब बोर्ड एग्ज़ाम का हुआ गया, सॉरी टू कोचिंग इंस्टीट्यूट, बोर्ड एग्ज़ाम का अभी हुआ ख़त्म होने वाला है। जो आपका टेस्ट होगा, जो आपका नॉलेज होगा, अब उन बच्चों के जो एक्चुअल नॉलेज है उन पे बेस्ड रहेगा, उन्होंने क्या सीखा, यानी कि उन्होंने क्या रट लिया, क्या नंबर ला दिए, सीखने पे ज़्यादा फोकस रहेगा। और ये मैं मानता हूँ बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ने वैसे ही बंटाधार कर रखा है। इसके साथ साथ एक मैं मानता हूँ, ये मुझे सबसे फेवरेट चेंजेस लग रहा है कि जो होम लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग है उसकी पढ़ाई क्लास 5 तक कंपलसरी कर दी जाएगी।
और मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छा डिसीजन है। बहुत से वेरी रिसर्च हो चुके हैं। आप फिजी कंट्री का देखिए, चाइना के देखिए, आप यूएस तक में देख लिए, क्योंकि वहाँ पे लोग नेटिव लैंग्वेज पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो अपनी मातृभाषा में ज़्यादा अच्छे से चलता है, तो उस पर फोकस होगा। हाँ, क्लास 5th के बाद आप स्ट्रीम, मीडियम ऑफ स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, मीडियम ऑफ लैंग्वेज। उसके साथ आप जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो आपका इतना नहीं दिखाएगा कि 80 में से 100 में से 80 हैं, ऐसा में ये आपका बहुत बड़ा बड़ा नहीं। अब आप इस 360 डिग्री वे में आपके पूरे होल्स असेसमेंट को अब रिपोर्ट कार्ड दर्शाया करेंगे कि हाँ, स्पोर्ट्स में लेके सब कुछ लेके। अब एक बंदा ऐसे होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक क्लास में 6 क्लास का बच्चा बहुत अच्छा स्पोर्ट खेलता है, अपने स्कूल से स्टेट लेवल पे गया, नेशनल लेवल पे गया, लेकिन जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती दिखाते हैं इसके मैथ्स में तो 100 में से 10 आए। तो ये तरह का असेसमेंट नहीं होगा, ये ओवरऑल असेसमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि आपको खुद पता है, अभी क्लास के कुछ बच्चे आप कहते हो अगर ये क्या कर रहा है, फेल हो रहा है, लेकिन आज आप देख सकते हो, अगर वीडियो देख रहे हो, अपने ऐसे दोस्तों को पहचाने जो स्कूल में फेलियर थे, अब क्या कर रहे हैं, वो भी सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो एक तरह का रिपोर्ट कार्ड आपके 360 एंगल को दिखाएगा। अब एक और भी चेंजेस इसमें हुआ है कि जो स्ट्रीम नहीं होती थी, साइंस साइड, आर्ट साइड और कॉमर्स, वो भी ख़त्म होने वाली है। ऐसे ही कब होंगे कि 9 से 12 तक अब 8 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया जा रहा है। जब 8 सेमेस्टर डिवाइड कर दिया जा रहा है तो फिर स्ट्रीम किस बात की। और जब हम लोग एक होलिस्टिक अप्रोच रखने वाले हैं तो फिर आर्ट्स कॉमर्स की जो स्ट्रीम को ख़त्म किया जा रहा है, इसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि आपको खुद पता है कि आर्ट्स को किस नज़र से देखा जाता है, कॉमर्स को और साइंस वाले किस नज़र से देखते हैं। मेट्रो सिटी में तब भी साइंस और कॉमर्स को बराबर दर्जा मिलता है, लेकिन आर्ट्स की अभी भी वही हालत है, और ये मैं गलत मानता हूँ। मैं खुद भी आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं खुद बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है, क्योंकि बताएं आप एक तरीके का जो एक बैरियर तय करते हैं ना, इससे एक हीन भावना आती है, और एक ये मैं मानता हूँ गलत भी है। क्योंकि अगर कोई बच्चा अच्छा है भी आर्ट में, लेकिन वो जानबूझ के आर्ट नहीं लेता, कॉमर्स लेता कि यार आर्ट रहूँगा तो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ या फिर स्ट्रीम ले ली तो मैं क्या मुँह दिखाऊँगा, तो एक तरह का एक सोशल स्ट्रक्चर उसको भी तोड़ने का काम करेगा, और सरकार ही इसमें पहल कर सकती है। नेक्स्ट इसमें एक और है कि स्कूल में मैं एक और आपको बताता चलूँ कि जो मैं इसमें पॉइंट इंक्लूड करने से रह गया, सॉरी माफ़ करना आप लोग, कि जो 10+2 मतलब 10 के बाद 11-12 आप जो करते हैं वो सिस्टम भी ख़त्म होने वाला है। 9 से 12 जो मैंने आपको बताया था 8 सेमेस्टर में, मतलब वो नया क्लास नहीं रहेगी, अब 5+3+3+4 का सिस्टम आ जाएगा। तो अभी इसमें 5+5+3 में क्या पूरा डिटेल एनालिसिस रहेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जैसी न्यूज़ आती है पूरा एनालिसिस करके बताऊँगा। अब हम लोग आते हैं हायर एजुकेशन को लेके। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा इस समय हमारे पास 45,000 के लगभग 45,000 एफिलेटेड कॉलेज हमारी कंट्री में। तो अब गवर्नमेंट ये करने वाली है कि इनको इनकी रैंकिंग के हिसाब से, इनके स्टेटस के हिसाब से इनको ऑटोनॉमी दी जाएगी कि भैया ठीक है, टॉप 10 के जो कॉलेज है उनको बोला जाएगा कि आपको फ़ंड दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से एकेडमिक डिसाइड करो, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव चलाओ अपने हिसाब से, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी, लेकिन इनकी रैंकिंग के हिसाब से। अब गवर्नमेंट कितना देगी कितना नहीं देगी, ऑटोनॉमी का मतलब ये तो नहीं होगा कि आप खुद ही ये पैसा इकट्ठा करो, सैलरी का इंतजाम करो। अब ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद ये होगी कि दोस्तों, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, डीयू के कट ऑफ के दिन लगने वाले हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक नया रूल आने वाला है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो सॉरी टू डीयू कट ऑफ, ये लगने वाला है। उसके साथ साथ एक और सेटबैक है, ये है कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेके, और ये जो स्कूल का जो कोचिंग का धंधा चलता है, मेरे हिसाब से ये भी ख़त्म होने वाला है। उसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि जो एमफिल का कोर्स है वो डिसकंटिन्यू रहेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो ये मेरे हिसाब से 2020 में अगर नया एडमिशन हुआ, सॉरी आप लोग लास्ट बैच वाले हो, और जितने भी इंटर डिसिप्लिनरी अब उसका अप्रोच रहने वाला है, जो भी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी लेवल का जो भी अब जो लेवल में बच्चे रहेंगे उनके ऊपर अब इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच रहेगा। उसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि जो कॉमन नॉर्म्स होते हैं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, प्राइवेट कॉलेजेस के अलग तरीके से चलते हैं बहुत हद तक, और पब्लिक कॉलेज तो गवर्नमेंट के रूल के राउंड, प्राइवेट कॉलेज अपने हिसाब से बदल देते हैं, वो अब खत्म होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कॉमन रूल, नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस लाएगी दोनों कॉलेजों के लिए कि इसी के अकॉर्डिंग आप दोनों को अब चलना होगा। हायर एजुकेशन में एक चीज़ और है, जैसे हायर एजुकेशन जितने भी होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के लिए एमबीए लिया आपने, मेडिकल लिया, लॉ के कॉलेज लिए, बीएससी या बीए ट्रेडिशनल कोर्स के लिए, इन सब के लिए अलग अलग, जैसे यूजीसी बीएससी यूनिवर्सिटीज़ को फोकस करती है, एआईसीटी आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए होता है, उसी तरीके से बार काउंसिल एजुकेशन के लिए बार लॉ के कॉलेज दिखता है, मेडिकल के लिए अलग है। तो
अभी फ़िलहाल के लॉ को और मेडिकल को छोड़ के बाकी जितने भी कॉलेज हैं वो एक सिंगल बोर्ड से रन करेंगे। तो मेरे हिसाब से शायद यूजीसी का पुनर्गठन होगा, रिस्ट्रक्चर होगा, वो यूजीसी और सब में इनको इंक्लूड करके एक नया नाम दे के या फिर यही नाम दे के इसी के थ्रू चलाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से एआईसीटी के इन सब के भी दिन लगने वाले हैं। तो ये तो एक अच्छा भी है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। उसके साथ साथ लॉ और मेडिकल याद रखिएगा दोस्तों, नहीं है लॉ मेडिकल अपने वो जो पुराने तरीके से कोर्स है वो इनके हिसाब से चलेंगे। उसके साथ साथ देखिए भाई कि जो इंस्टीट्यूशन हैं जो बहुत ही जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, आईआईटीज़ होते हैं, इन सब का अब ऑटोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से उनको दी जाएगी। ये कोर्स तय कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तय कर सकते हैं, एक तरह का ऑटोनॉमस अब ये बनने वाला है। जस्ट लाइक मैं कहूँगा प्राइवेट नहीं हो जाएंगे, लेकिन इनको अब वैसी ही फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी जो बाहर एजुकेशन सिस्टम में लोगों को मिली हुई है। तो देखिए देखा जाए तो ये जो जो पॉलिसी में रिफॉर्म्स हैं उन सबको मिला के देखा जाए तो अभी ये मोटा मोटी चीज़ें हैं। अभी इसमें डिटेल अभी नहीं पता चला है, अभी आएगा जब या फिर सरकार नोटिस जारी करेगी उसमें बताएगी कैसे क्या चेंजेस हैं, या बिल जब संसद में आएगा तो उसको लेके डिटेल चर्चा होगी। तो अब ये ड्राफ्ट है, कैबिनेट से अप्रूव हो गया है और ये मैं बहुत अच्छा मान रहा हूँ। क्यों अच्छा मान रहा हूँ मैं इसको लेके आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों थोड़ा आप रूरल एजुकेशन को देखिए, क्यों नीड है। मुझे लगता है कि ये इसको लेके रूरल एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। कि दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप खुद ही देखिए इस समय हमारे देश में ना 4 टाइप के लेवल हैं एजुकेशन के। मैं 12th तक की बात कर रहा हूँ। नंबर 4 पे आता है स्टेट बोर्ड वाले, ठीक है, उनको चौथे दर्जे का पढ़ाई मानी जाती है। नंबर 3 पे आता है सीबीएसई, सॉरी सीबीएसई वालों, मैं भी सीबीएसई से हूँ लेकिन रियलिटी यही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नंबर 2 पे आता है आईसीएसई बोर्ड, इसमें कॉन्वेंट स्कूल हो गए आपके जितने भी हैं, ठीक है। मेजरली आपको बड़े अच्छे घर के बच्चे कॉन्वेंट में जाते देखेंगे। एक हायरार्की है अपने आप में ये भी एक। और एक और बोर्ड आया है आईबी बोर्ड, जिसको इंटरनेशनल बोर्ड कहते हैं, पता नहीं कैसा है ये अब इसको फर्स्ट बहुत अमीर होता है आईबी बोर्ड से पढ़ता है, ठीक है। तो ये देखिए जब हमारे संविधान में और जब जन्म, आप देखिए आप बच्चे हैं तो आपको पैदा होने के बाद भी आपकी पढ़ाई से ही तय हो जा रहा है कि आप किस दर्जे के इंसान रहने वाले हो हमारी सोसाइटी में, तो आप फिर कैसे डेवलप करोगे, ये किस तरह का न्याय है। तो मेरे हिसाब से ये भी खत्म होना चाहिए। और एक साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो 50 तरीके के बोर्ड चल रहे हैं ना, हर स्टेट का अपना अलग बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड अलग है, एसएससी बोर्ड अलग है, मदरसा बोर्ड अलग है, ये सब क्या है, एक बोर्ड रखो, एक बोर्ड में ही सारी एजुकेशन सिस्टम, एक ही बुक रहेगी, किताबें। हाँ आप लिटरेचर हर स्टेट वाइज अलग रख सकते हो, लेकिन साइंस मैथ की किताब तो एक रहे, कॉमर्स का तो एक रहे, वोकेशनल स्टडीज़ तो एक रहे। आप तमिलनाडु में भाई वहाँ पे फिशरी होती है, वोकेशनल स्टडीज़ में या फिर कुछ ऐसा को जो डेवलपमेंट स्किल के बारे में बताएं तो फिशिंग कराना सिखाएंगे कि पंजाब जैसे खेती बाड़ी खाली सिखाएंगे, तो ये अलग हो सकता है। लेकिन जो मेन साइंस मैथमेटिक्स को कॉमर्स को लेकर रहेगा मेरे हिसाब से वो एक होना चाहिए, और एक बोर्ड होना चाहिए, एक सिंगल बोर्ड का। तो कल को कोई गरीब का बच्चा भी यूनिवर्सिटी में जाता है, वहाँ अमीर भी हैं, गरीब भी, मिडिल क्लास है, तो उनको ये लगे हाँ भाई सेम बोर्ड से आए, सेम बोर्ड का नाम ले सके। लेकिन आप डीयू जाइए ना, डीयू सबसे बड़ा इस चीज़ का एग्जाम्पल है। आप स्टेफन में देखेंगे, आईबी बोर्ड के देखेंगे, एसएससी बोर्ड के देखेंगे, जैसे ही आप लोअर कॉलेज में आते जाएंगे तो आपको स्टेट फिर सीबीएसई में ऐसे हायरार्की दिखेगी, और ये मैं देखा हूँ। तो एक बहुत बड़ा ऐसे उसके साथ साथ ये है कि बदलने की क्यों ज़रूरत है। देखो मैं बताता हूँ, आप कोडिंग को ले लो, बोला जा रहा है क्लास 6 से अब कोडिंग बच्चा सीख सकेगा। भाई ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि आज का ज़माना ही कोडिंग का ही है। तो अगर बच्चे को आप 9 क्लास से कोडिंग, वो भी सिंपल सा C++, वो जावा सिखा रहे हो जो आउटडेटेड है, तो मेरे हिसाब से क्लास 6 से स्टार्ट हो ज़्यादा बेटर हो। क्योंकि अभी एक तरह का कोडिंग मेरे हिसाब से अभी जो जैसे मैथमेटिक्स होती बचपन से आनी चाहिए, या फिर लैंग्वेज जो बचपन से आनी हो सकता है, मेरा लगता है कोडिंग भी अपने आप में एक ये लैंग्वेज या फिर कोर्स बनने वाला है, इसको बच्चों को शुरुआत से ही आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये असेसमेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। आपको अगर कुछ और पॉइंट पता हो या आपको कुछ लगता है कुछ मेरे से रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए यही है, नमस्कार। मैं एक बार पुनः कहता हूँ मेरे चैनल ज्ञान पात्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।